नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। पल पल की खबर, पल पल की अपडेट्स। हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़ गए हैं, कांग्रेस के रवि डांगी। आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के और उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले मैं एक छोटा सा अपडेट्स आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी के लिए अच्छी खबर, 2 सीटों पर मुरैना और पोहरी में वो आगे चल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी सी बुरी खबर यह है कि उसके कुछ मंत्री अब पीछे हो गए हैं। सुमावली से एदल सिंह कंसाना शुरू से पीछे चल रहे थे, दिमनी से गिरिराज दंडोतिया पीछे हो गए हैं। सुरेश धाकड़ जो मंत्री थे पोहरी से, वे भी अब पीछे चल रहे हैं। तो बीजेपी के 3 मंत्री अगर हम इस समय देखा जाए तो ओपीएस भदौरिया भी पीछे हो गए। तो 4 मंत्री इस वक्त बीजेपी के ट्रेल कर रहे हैं। रवि डांगी जी, शुरुआती रुझान, हालांकि कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा रुझान ये नहीं है। कांग्रेस की ज्यादातर सीटों पर अगर हम बात करें तो 19 सीटों पर बीजेपी आगे, कांग्रेस सिर्फ 4 सीटों पर आगे है। इस तरह से देखते हैं शुरुआती रुझानों को आप। रुझान 1 से 2 घंटे बाद आपको ये जो दिख रहा है कि कांग्रेस 4 पर है, ये 20 पर निश्चय ही पहुंचेगी। और लगभग जो स्थितियां मध्य प्रदेश की जनता ने तय की है कमलनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाना, उसकी ओर कहीं ना कहीं जनता के जो वोट दिए गए हैं कांग्रेस प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के जो खड़े हुए हैं, जो कांग्रेस से जीते थे और भारतीय जनता पार्टी ने अपने उनको प्रत्याशी बनाए, वो पूर्णतः हारेंगे। और जितने मंत्री हैं वो सब हारेंगे। अभी आप देख रहे हैं, अभी आपने बताया 3 से 4 मंत्री पीछे चल रहे हैं। पूरे नहीं, आप 3 से 4 मंत्री पीछे चल रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन आप ये भी याद रखिए कि 19 सीटों पर आप पीछे चल रहे हैं। हाँ, 19 सीटों पर हम पीछे चल रहे हैं, लेकिन अभी ये क्या है, दौड़ है। जो तेज दौड़ता है वह जल्दी थकता है। अभी आप रुझानों को देखें, 1 से 2 घंटे में क्लियर होगा और आप ही कहेंगे, आप ही बताएंगे कि कांग्रेस 20 सीटों पर आगे, किस सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन जब तक, क्योंकि राउंड अभी तो पहला और दूसरा ही चालू हुए हैं, अब 20 से 30 राउंड होना है, उससे भी ऊपर कोई बिल्कुल रवि, हम खुद भी कह रहे हैं कि ये शुरुआती रुझान है। चूंकि अब चंबल संभाग में अरविंद तिवारी लगातार पूरे चुनाव में चंबल संभाग में बंधे हुए थे, अब थोड़ा सा वही ट्रेंड जा रहा है जो आप बता रहे थे। मेहगांव में पीछे हुए हैं ओपीएस भदौरिया, सुमावली में पीछे चल रहे हैं एदल सिंह कंसाना, पीछे चल रहे हैं, पौरी में जो है वो सुरेश धाकड़ पीछे हो गए हैं। तो अब कहीं ना कहीं चंबल संभाग भाजपा के लिए चुनौती बनता जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। चंबल संभाग को लेकर हमारा आकलन था कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे खराब स्थिति का सामना चंबल संभाग में ही करना पड़ेगा। और लगभग पहले जो 2 चक्रों की मतगणना के नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं, उसमें ऐसा ही लग रहा है कि चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी को जो है नुकसान ज्यादा हो रहा है। रवि जी, मेरा आपसे कहना है कि आपने कहा कि ये तो अभी शुरुआती दौर, हम भी बार बार यही बात कह रहे हैं कि ये पहले 2 राउंड जो है लगभग पूरे हुए हैं, लेकिन पहले 2 राउंड में बदनावर में 5000 से ज्यादा मतों की राज्यवर्धन सिंह की बढ़त, तुलसी सिलावट लगभग 5-5.5 हजार वोटों की बढ़त पर पहले 2 राउंड में पहुंच चुके हैं। हरदीप सिंह डंग जो है वो 2500 मतों की बढ़त को पार कर चुके। तो ये जो प्रारंभिक रुझान है और उसमें इतना अंतर जो सामने आ रहा है, क्या कहना है इस पे आपका? इसमें यही कहना है कि हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। करीबन 8 से 10 राउंड तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। निश्चय ही ये जो 5000 का अंतर है, ये कांग्रेस के पक्ष में 5000 प्लस हो जाएगा और 5000 से पीछे 10 राउंड, 8 से 10 राउंड के आसपास में जो बीजेपी। अरविंद जी, उम्मीद पर पूरी चूंकि दुनिया कायम रहती है जी, तो रवि बाबू का और कांग्रेस का इस उम्मीद पर जिंदा रहना मैं बहुत सहज और सरल मानता हूं। मेरा सवाल तो ये भी था रवि जी कि कमलनाथ जी ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस 20 से 22 सीटें जीत रही है। प्रारंभिक रुझान जो सामने आ रहे हैं उसके बाद भी क्या आप ये मानते हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसी ही स्थिति बनने वाली है? निश्चित ही हम 20 से 22 सीटें अगर कमलनाथ जी ने कही है, तो ये हमारा आकलन उन सीटों पर कांग्रेस पार्टी के प्रति जो लोगों ने वोट दिए हैं उन रुझानों के साथ है। हाँ, ये बात सही है कि हम पहले दौरों में जो 2 दौर आपने बताया, 5000 बदनावर सामेर में 5000 से पीछे हैं, ये निश्चय ही हम देख रहे हैं कि हाँ, हम शुरुआत के 2-3 राउंडों में पीछे हैं, लेकिन निश्चित ही जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ेंगे हम कहीं ना कहीं कवर करेंगे और कवर एक बड़ी खबर रवि, करेरा सीट पर भी कांग्रेस आगे हो गई है। और एक बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है, मैं कर्नाटक का जिक्र करूंगा। जो फार्मूला कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार ने को बचाने के और बनाने के लिए लगाया गया था, वही फार्मूला मध्य प्रदेश में काम कर रहा है कि सामने वाली पार्टी के विधायकों को तोड़िए, उनसे इस्तीफा दिलवाइए, उपचुनाव में जाइए
और जीत कराइए और फिर से अपनी सरकार बनाइए। तो वहाँ जो उपचुनाव हो रहे हैं कर्नाटक में अरविंद जी, वहाँ 2 सीट पर भारतीय जनता 2 सीट पर उपचुनाव है और दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। मतलब येदियुरप्पा जिनके बारे में कहा जा सकता है कि एकमात्र मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के जो 75+ होने के बाद भी सरकार में हैं। और जबकि अटकलें ये लगाई जा रही थी बीच में जब ये उपचुनाव नहीं हुए उसके पहले कि येदियुरप्पा नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है कर्नाटक में, लेकिन उसके बावजूद जो है येदियुरप्पा बरकरार हैं और जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनका पक्ष मजबूत करते ही दिख रहे हैं। तो करेरा की सीट के रुझान कांग्रेस को थोड़ा सा सांत्वना देने वाला, वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी आगे हैं। आप शिवपुरी गुना जिले के अंदर ही आपकी ड्यूटी थी रवि डागी जी, आप वहां थे प्रचार के लिए, क्या स्थिति वहां बन रही है? प्रतीक जी, जैसा कि मैं ब्यावरा विधानसभा में भी गया था, अभी ब्यावरा विधानसभा में आप देखेंगे कि नारायण सिंह परमार जो है वो आगे चल रहा है रामचंद्र दांगी जी से। लेकिन आपको मैं यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि जैसे ही काउंटिंग आगे आगे बढ़ते जाएगी, रामचंद्र दांगी जी निश्चय ही जीत हासिल कर रहे हैं ब्यावरा विधानसभा। क्षेत्रवार भी आकलन रहता है। हाँ, क्षेत्रवार भी आकलन तो चलता है कि किस एरिया की। हाँ, अभी ये जो काउंटिंग चल रही है वो कहीं ना कहीं उनके पक्ष के, उनके बूथों के जहां उन्हें वोट मिले हैं वो काउंटिंगें चल रही हैं। अभी वो बूथ बाकी, उनकी काउंटिंग बाकी है जहां कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में बहुत ज्यादा वोट गिरे हैं। तो इसी जगह पर जैसे मैं ब्यावरा विधानसभा गया, स्वासरा विधानसभा गया, सांवेर में घूमा, अभी ये क्या हो रहा है कि जो दिख रहा है, जो शुरुआत के राउंड दिख रहे हैं, निश्चय ही जहां पर बीजेपी को, हमें मालूम है कि यहाँ पर बीजेपी को बढ़त बनाना था, बना रही है। अभी कांग्रेस जहां बढ़त बनाने वाली है वहां निश्चय ही कुछ बूथ अब खुलने वाले हैं और वह उन पर काउंटिंग चालू होगी। लेकिन देखिए, ये मध्य प्रदेश का जो है ये भविष्य का चुनाव है, ये लोकतंत्र को जिंदा रखने का चुनाव है। ये 28 सीटों का जो चुनाव है ये पूरा मध्य प्रदेश की जनता ही नहीं देख रही है, पूरे भारत देश की जनता देख रही है और ये मान चुकी है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र को अगर जिंदा रखना है तो जो पार्टी छोड़कर अगर भारतीय जनता पार्टी इसी रुझान को कायम रखती है और 25 में से 19 सीट जीत लेती है तो आप मानेंगे कि लोकतंत्र बच गया, लोकतंत्र स्वस्थ हुआ, लोकतंत्र के लिए अच्छा हुआ? मानेंगे? देखिए, जनता का फैसला मानना पड़ेगा आपको। पहले दिन ही जिस दिन इन्होंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है ना, लालच में कह सकते हैं, अपने प्रति मतलब उन्होंने जो लालच किया, जिस कारण से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, उनके बड़े जो उनके नेता हैं उन्होंने जो ज्वाइन की, इससे पता मतलब पहले दिन ये मध्य प्रदेश की जनता कह रही है कि लोकतंत्र की सरासर हत्या है। मेरा सवाल नहीं सुना, मेरा सवाल नहीं सुना, मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि अगर जीत गई बीजेपी, लग रहा है बीजेपी जीत रही है, तो फिर क्या, फिर आप मानोगे कि लोकतंत्र मजबूत हुआ है? मतलब शाम 4 बजे मानोगे आप लोकतंत्र मजबूत हुआ है? निश्चय ही आपको मैं फिर कह रहा हूँ, आपने जो बात कही है ना, पहली बात तो ये होगा नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता अपन एक बात कर रहे हैं, अगर हो गया तो क्या होगा? हो गया तो आप मानेंगे ना कि लोकतंत्र मजबूत हुआ? जनता का फैसला तो बिल्कुल लोकतंत्र को तब भी मजबूती मानेंगे ना अगर जनता का फैसला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता है। अरविंद जी, इमरती देवी को लेकर बहुत सवाल उठे और इमरती देवी आगे चल रही है। हालांकि कहा जा रहा था कि इमरती देवी बहुत ही परेशानी में है, सिंधिया जी ने उनको बहुत ज्यादा अपनी कहा कि मेरी इमरती, बार बार वो सीना ठोक रहे कि मेरी इमरती को आइटम कहा, तो लेकिन वो बहुत ही मामूली अंतर से 500 वोट से आगे चल रही है। बहुत कड़ा मुकाबला है प्रतीक जी, बहुत कड़ा मुकाबला है डबरा सीट पर। और वहां पर जितने लोगों से हमारी चर्चा हुई थी, जब हम वहाँ हमारी टीम मौजूद थी डीजे न्यूज़ की, तो अधिकांश लोगों का कहना था कि बहुत परेशानी में रहेंगी। मतलब बॉर्डर वाला इलेक्शन माना जा रहा था, नेक टू नेक फाइट का इलेक्शन, और अगर उसमें इमरती देवी कहीं सफलता हासिल करने में सफल होती है तो बिल्कुल बॉर्डर पर रहेगा नतीजा। ऐसा वहाँ के लोगों का स्पष्ट आंकड़ा। और अभी के जो पहले, मुझे लगता है कि डबरा में शायद तीसरे दौर की मतगणना शुरू हो चुकी है और वहाँ की जो स्थिति सामने आ रही है वो बिल्कुल यही संकेत दे रही है। देवास में मतगणना को लेकर थोड़ा सा विवाद शुरू हुआ है, वहां पर मतगणना रोक दी गई है। मोबाइल लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजीव खंडेलवाल मोबाइल लेके जा रहे थे, उस पर कांग्रेस प्रत्याशी राजीव बघेल ने आपत्ति ली थी, तो मतगणना रोकी गई। दूसरी थोड़ी सी बात हम बिहार की कर ले। बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन ने काफी कंफर्टेबल बढ़त वहां बना रखी है। वहां पर बीजेपी और जदयू पीछे चल रहे हैं। रवि दांगी के लिए ये एक अच्छा खुशखबर हो सकती है, हालांकि वहाँ कांग्रेस कोई बहुत बड़ी भूमिका में नहीं है बिहार में। और ये भी कांग्रेस के लिए, अरविंद जी आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने बहुत लंबे समय से पत्रकारिता की है, कांग्रेस के लिए कितना दुर्भाग्यजनक है कि देश के जो 2 सबसे बड़े प्रदेश हैं यूपी और बिहार, उसमें कांग्रेस पूरी तरह से अप्रासंगिक हो गई है या दूसरे क्षेत्रीय दलों पर डिपेंडेंट हो गई है। बिल्कुल सही। आप देखिए कि बिहार के जो नतीजे अभी सामने आ रहे हैं वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कांग्रेस अप्रासंगिक होती जा रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार, जहां सबसे मजबूत जड़ें मानी जाती थी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सबसे मजबूत जड़ मानी जाती थी, बिहार में कांग्रेस
कांग्रेस की जड़ें बहुत मजबूत थी, लेकिन हम अब देख रहे हैं कि कांग्रेस को दूसरी पार्टियों पर निर्भर होना पड़ रहा है। चौथी नंबर की पार्टी है। हमने देखा कि महागठबंधन के साथ जुड़ने के बावजूद जिस तरह की स्थितियां बन रही थी, और मतलब तेजस्वी यादव ने इस चुनाव में राहुल गांधी की जिस तरह उपेक्षा की, मेरे को लगता है आपको ध्यान होगा 1-2 सभाएं दोनों साथ संबोधित करने गए, उसके बाद वो जो शेड्यूल था वही चेंज हो गया पूरा। और तेजस्वी यादव का MYY मुस्लिम यादव यूथ फार्मूला प्रतीक जी पूरी तरह सफल होता दिख रहा है। अरविंद जी 243 में से 211 सीटों का रुझान हमारे पास, बीजेपी 100 सीटों पर आकर है, आरजेडी 102 सीटों पर आगे है और अदर्स 9 सीटों पर आगे है। तो कहीं ना कहीं एक कड़ा मुकाबला बिहार में देखने को मिल रहा है। और बहुत अच्छी खबर यह है रवि दांगी के लिए कि वहां नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी को कड़े मुकाबले में फंसना पड़ रहा है। आप लोगों के लिए इतना ही थोड़ा सुकून देता है, भले ही दूसरे हरा रहे हैं, लेकिन कम से कम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी कहीं तो हार रही है, इनको सांत्वना तो मिलती है। चलिए बात वापिस मध्य प्रदेश की। भमोरी सीट पर बीजेपी के महेंद्र सिकरवार आगे चल रहे हैं, महेंद्र सिसोदिया आगे चल रहे हैं। आगर मालवा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी विपिन वानखेड़े आगे चल रहे हैं। अंबा विधानसभा सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है और मुरैना सीट पर बसपा के प्रत्याशी रामप्रकाश राजौरिया आगे चल रहे हैं। पोहरी सीट पर बीएसपी के प्रत्याशी कुशवाहा आगे चल रहे हैं। तो लगातार चंबल में कांग्रेस और बीएसपी विपिन वानखेड़े की जिस तरह से लगातार बढ़त बनी हुई है, और जब डिजियाना न्यूज की टीम भी आगर विधानसभा क्षेत्र में थी तब ये लोगों ने बताया था कि चुनाव हारने के बाद भी विपिन की जो सक्रियता उस विधानसभा क्षेत्र में बनी रही और जिस तरह से वो लगे रहे, और उसके बाद जनता की समस्याओं के निदान में का मामला हो या कार्यकर्ताओं से जुड़े मुद्दों का मामला हो, लगातार उनकी सक्रियता रही। तो ये जो बढ़त है अभी प्रारंभिक दौर की, क्या आप मानते हैं कि जो उनकी सक्रियता रही विपिन की लगातार अपने चुनाव हारने के बावजूद भी, ये उसी का नतीजा है? क्योंकि आगर तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा परंपरागत निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और वहां ऐसा कहा जाता है कि वहां का वोट बड़ा कमिटेड वोट है, लेकिन अगर उसमें विपिन सेन लगाने में सफल हो रहे हैं तो क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, एकमात्र कारण यही है, मैं यही कहना चाहूंगा कि आपने परंपरागत जो बात कही है, परंपरागत कुछ भी नहीं है। एक दौर था आज़ादी के बाद तक निरंतर हमारे पक्ष में रहा, फिर उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की बात मैं कर रहा हूँ। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर 15 साल शिवराज सरकार रही और 15 महीने कमलनाथ सरकार रही। अब हमारे ही परिवार में एक व्यक्ति निकले जो जयचंद्र विभीषण के तौर पर, जिसने हमारी सरकार गिराने का काम किया अपने लोगों के साथ में। अब बात ये हो रही है विपिन वानखेड़े जी, हाँ, हारने के बाद बहुत कम वोटों से एक बहुत बड़े व्यक्ति से हारे थे जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हुआ करते थे, मनोहर ऊंटवाल जी। उनको पसीना ला दिया था, लेकिन उन्होंने जीत हासिल की थी। विपिन वानखेड़े जी कुछ वोटों से हारे, पीछे रहे। उन्होंने निरंतर 15 महीने और 16 महीने जो लोगों के बीच में आगर विधानसभा में घर घर का संपर्क जिंदा रखा और निरंतर रहे। वास्तविक में आपने देखा भी होगा कि मंच से जो आगर के प्रति उनका भाषण था उसमें वो भावना, मतलब एक तरीके से उन्हें एक रोना सा इसलिए आया था कि वास्तविक में उन्होंने जनसेवा के प्रति आगर विधानसभा को अपना मान लिया है। और उसके वही कारण रहा है कि निरंतर हम देख रहे हैं कि विपिन वानखेड़े जी पहले राउंड से बढ़त बनाए हुए हैं आगर विधानसभा में। निश्चय ही विपिन वानखेड़े ने अपना जो लोगों के प्रति जो मिलनसार रखा था वो जीवित रखा है और वो निश्चय ही वहां से जीतेंगे और बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। दांगी जी, आप कह रहे थे ब्यावरा सीट में जीत होगी कांग्रेस की, लेकिन फिलहाल तो वहां पर जो है नारायण सिंह पवार भारतीय जनता पार्टी के 2 राउंड के बाद आगे चल रहे हैं और उनकी बढ़त 1400-1500 वोट के करीब हो चुकी है। तो जाहिर है कि अभी थोड़ी सी कंफर्टेबल पोजीशन में है। प्रतीक जी, ब्यावरा विधानसभा जो है ये, आप इसके पुराने भी अगर रिजल्ट देखेंगे ना तो ये क्या है कि 1 बजे तक कुछ नहीं कहती है, मतलब उसके बाद ही सब कुछ कहती है। और ब्यावरा विधानसभा की जो वहाँ की मिट्टी और पानी को सारी चीज़ों को मैं देख के आया हूँ। वहाँ मैं 8 से 10 दिन रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छे से सब चीज़ों को वहाँ पर देखा, एक एक गांव का भ्रमण करते हुए देखा है। रामचंद्र जी पहले 2 चुनाव में हारे हैं, ये जो तीसरा चुनाव था कमलनाथ जी के साथ पे जो लड़ा गया है और दिग्विजय सिंह जी के क्षेत्र की ये सीट है। रामचंद्र दांगी जी यहाँ पर 8000+ वोटों से जीत हासिल करेंगे, आप देखना। देखिए, आपकी बात का मैं समर्थन कर दूं, लेकिन मैं भी बता दूं कि मैं भी उसी जिले का रहवासी हूं, राजगढ़ का, और ब्यावरा सीट का अध्ययन मैं लगातार करता रहा हूं। दत्तात्रेय जगताप लगातार चुनाव जीते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही टेल्ड सीट रही है। प्यारेलाल जी खंडेलवाल जब वहाँ के प्रचारक हुआ करते थे तब सांसद भी रहे प्यारेलाल जी। भाजपा की राजगढ़ जिलों में बहुत मजबूत पकड़ है सारी सीटों पर। हालांकि दिग्विजय सिंह जी के आने के बाद राजगढ़ जिले में थोड़ा सा परिवर्तन आया है और ये ठीक कह रहे हैं रवि दागी कि दिग्विजय सिंह जी की प्रतिष्ठा महादाव पर लगी हुई है, क्योंकि रामचंद्र दागी को दिग्विजय समर्थक माना जाता है और वो पहले भी 2 चुनाव हार चुके हैं। क्या वे हार का हैट्रिक बनाएंगे या इस बार अपनी हार का खाता
ब्रेक करके जीत का खाता शुरू करेंगे। अरविंद बिल्कुल तिवारी सही कहा आपने। राजगढ़ जो है वहां पर लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी, पहले जनसंघ, फिर जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतते आए हैं। दिग्विजय सिंह के वहां से सांसद बनने के बाद राजगढ़ जिले की सीटों के समीकरण गड़बड़ा और वहां की कई सीटें कांग्रेस के पास जाती रही। यहाँ का जो मुकाबला है ब्यावरा का बड़ा कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का भी आकलन यहाँ के मुकाबलों को लेकर यही था कि बड़ा कड़ा मुकाबला और कौन इसमें जीतता है ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो रवि डांगी ने जैसा कहा कि हम अभी कुछ समय इंतजार करें, तो इसी फोरम पर हम थोड़ी देर बाद फिर चर्चा करेंगे। जैसा आपने बताया प्रतीक जी, रवि जी, कि 2 बार चुनाव रामचंद्र डांगी हार चुके हैं, इस बार कमलनाथ के चुनाव के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दीमनी में भी ऐसी स्थिति है। रविंद्र सिंह तोमर जो कांग्रेस के उम्मीदवार है 2 चुनाव पहले हार चुके हैं। 2008 और 2013 का चुनाव वो हारे हैं। अजय सिंह कुशवाहा सुमावली में 2 चुनाव हारे, सुमावली में हारे। और इस बार जो है दीमनी में ऐसा लग रहा है कि रविंद्र सिंह में प्रागीलाल जाटव 3 चुनाव हार चुके हैं बसपा से। रविंद्र सिंह को जो है दीमनी की जनता का समर्थन मिल सकता है, बावजूद इसके कि नरेंद्र सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और वीडी शर्मा ने पूरी ताकत उस सीट के लिए लगा रखी थी। लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह को समर्थन जनता का मिल सकता है, जो पहले दौर की उनकी बढ़त सामने आ रही। निमाड़ की 2 सीटें हैं, निमाड़ में अरुण यादव का अच्छा प्रभाव माना जाता है। लेकिन दोनों सीटों पर अभी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नेपानगर में सुमित्रा कासदेकर और मानधाता में नारायण पटेल आगे चल रहे हैं। क्या मानते हैं रवि डांगी कि अरुण यादव का चमत्कार निमाड़ की सीटों पर दिख नहीं रहा है इस बार, क्या कारण है? नहीं, निश्चय ही देखिए, अरुण यादव जी जो हैं उन्होंने अपनी जो निमाड़ की दोनों सीटों पर है उनका प्रभाव है। अभी कांग्रेस के पक्ष में रिजल्ट आएगा, क्योंकि हमारा भी आकलन है। देखिए, सर्वे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ जी का सर्वे गलत नहीं जाता, ऐसा भी कहा जाता है कि कमलनाथ का सर्वे जो है वो गलत नहीं जाता। एकदम सही है। और दूसरी बात आप ये देखिए ना, ये जो 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें 27 सीटें तो कांग्रेस की थी ना, कांग्रेस के विधायक थे ना, तो फिर कांग्रेस के पक्ष में तो वोटिंग हुई। और ये देख लीजिए, ये इन्होंने ट्रेंड बदलना शुरू कर दिया है रवि जी की। वो 27 है तो कांग्रेस के ही लोग थे, कांग्रेस के जीते लोग थे। ये कहीं ना कहीं गली बनाने की शुरुआत हो गई है अरविंद जी। और रवि जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो कांग्रेस के टिकट पर मैं ग्वालियर चंबल संभाग में 10 दिन था, और कांग्रेस के टिकट पर जो पहली बार चुनाव जीते थे उनकी क्या स्थिति है उन निर्वाचन क्षेत्रों में, ये मैंने प्रत्यक्षता देखा। वहां के मतदाताओं की पीड़ा को मैंने जाना है। तो ग्वालियर चंबल संभाग को लेकर इसीलिए हमारा आकलन बड़ा स्पष्ट है कि वहां का क्या जनादेश की क्या स्थिति, और हमारा आकलन लगभग पहले और दूसरे राउंड की जो काउंटिंग हो चुकी है उसके बाद सही दिशा में जाता दिख रहा है। चलिए, नया रुझान आ गया है। 28 में से 27 विधानसभा क्षेत्रों के रुझान हमारे सामने आ चुके हैं। 27 सीटों में से 20 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। अच्छी खबर है रवि डांगी के लिए, अच्छी खबर है। वो कह भी रहे थे कि नारायण सिंह जो है पीछे हो जाएंगे। तो पहले राउंड में बीजेपी आ गई थी, दूसरे राउंड में अब रामचंद्र दागी ने बढ़त बढ़ाई है, मतलब कि बराबरी का मुकाबला, कांटे की टक्कर। और मैं बता रहा था कि 28 में से 27 सीटों के रुझान मध्य प्रदेश में हमारे सामने है। 27 सीटों में से 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटों पर बढ़त मिली है, 2 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए पहले रुझान बहुत ही सांत्वना देने वाले, खुशी देने वाले। कांग्रेस के लिए जरूर ये निराशा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से धीरे धीरे बढ़त बना रही है, जैसा कि मैंने कहा कि ब्यावरा के अंदर अब रामचंद्र दागी आगे हो गए। अरविंद जी, बहुत सारे उम्मीदवार जो हारे रहे, लगातार कई चुनाव हारे हैं, वो इस बार फिर से मैदान में है। जैसे हम सखवार की बात करें, सत्येंद्र सखवार की बात करें, वो पहले भी चुनाव हार चुके हैं। प्रागीलाल पहले हार चुके हैं, सुरेश राजे पहले हार चुके हैं, और एक नहीं कई चुनाव ये लोग हार चुके हैं। राम प्रकाश राजौरिया 2 चुनाव हार चुके हैं, पिछला चुनाव। तो ये सारे लोग जो लंबे समय से जनता के दरवाजे पे, द्वार पे अपना माथा शीश नवा रहे हैं इस विजय की आशा में, तो कहीं ना कहीं एक सिंपैथी फैक्टर, एक सहानुभूति फैक्टर काम करता है। सिंपैथी फैक्ट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सहानुभूति का। मैं दीमनी में था, वहां रविंद्र सिंह तोमर के प्रति लोगों में सिंपैथी का भाव था। उन्होंने कहा कि यार ये 2 बार चुनाव हार चुका है, इसीलिए उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में
तमाम दलीय समीकरण को अलग रखते हुए लोगों ने रविंद्र सिंह तोमर की मदद की। दूसरा प्रतीक जी ये भी है कि लोग चुनाव हारने के बाद, अब आप देखिए कि गोहद सीट पर मेवाराम जाटव आगे हो गए, मेवाराम भी बसपा से आए, पहले चुनाव मेवाराम जाटव आगे हो गए, रणवीर जाटव पीछे हो गए। कांग्रेस के लिए संतोष की बात इस अभी तक की स्थिति में यह है प्रतीक जी कि ग्वालियर चंबल संभाग जहां का चुनाव सबसे प्रतिष्ठा का माना जा रहा था, वहां कांग्रेस अभी सम्मानजनक स्थिति में है। कांग्रेस के लिए अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं उसमें संतोष की सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात आपने जो कहा कि जो उम्मीदवार चुनाव हारने के बाद लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे, लोगों के सुख दुख में सहभागी रहे, वहां उन्होंने जो है सरकार किसी की भी रही हो लेकिन लोगों की हमेशा मदद की, उन्हें मुझे लग रहा है कि इस बार जनता का समर्थन मिल रहा है। और देखिए ये 7 सीटों पर अब कांग्रेस आगे हो गई है और बीजेपी 19 सीटों पर आगे चल रही है। मेहगांव सीट पर बाहर से अटेर से आकर हेमंत कटारे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। मुन्नालाल गोयल जो भारतीय जनता पार्टी के सतीश सिकरवार से, वो सिर्फ 500 वोटों से आगे चल रहे हैं, तो ये कंफर्टेबल लीड नहीं मानी जा सकती है। और मैं रवि दागी से सहमत हूँ कि इसमें भी बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। अंबा, आगरमालवा, हाटपिपलिया, सुमावली, यहाँ पर बीजेपी पीछे चल रही है। मुरैना और पोहरी से सुमावली में एदल सिंह कंसाना का पीछे चलना भी बड़ा चौंकाने वाला अभी तक की स्थिति में, क्योंकि एदल सिंह कंसाना 3 चुनाव सुमावली से जीत चुके हैं और ये उनका चौथा चुनाव है। 2 चुनाव उन्होंने बसपा से जीते थे, 1 चुनाव उन्होंने कांग्रेस से जीता, बस 4 चुनाव 3 पार्टियां, 4 चुनाव और 3 पार्टियां, तो वो उनका पीछे, क्योंकि धनबल और बाहुबल की राजनीति में भी एदल सिंह कंसाना किसी से कमजोर नहीं माने जाते। लेकिन जो स्थिति एदल सिंह कंसाना का पीछे होना अभी तक की स्थिति में भी बड़ा मतलब चौंकाने वाला। और सुमावली मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा निर्वाचन क्षेत्र था जहां मतदान के दिन कई बार फायरिंग हुई, खूब फायरिंग हुई बार बार, और ये कहा गया कि ये फायरिंग जो है इस कुशवा बहुल मतदान केंद्रों के इर्द गिर्द हुई है। काफी देर तक जो है मतलब काफी चर्चा रही उस दिन सुमावली विधानसभा क्षेत्र की, और वहां भी मंत्री एदल सिंह कंसाना पीछे चल रहे हैं। बहुत चौंकाने वाला नाम यह है कि फूल सिंह बरैया, जिनके काफी सारे वीडियो जो है वो वायरल हुए थे, लक्ष्मीबाई को लेकर उनका वीडियो वायरल हुआ था, सवर्णों को लेकर उनका वीडियो वायरल हुआ था, और भी उनके वीडियो वायरल हुए थे, वो इस बार भाडेर से आगे चल रहे हैं। और ये इसलिए भी चौंकाने वाला है बरैया का आगे चल रहा है क्योंकि महेंद्र बोध जो कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं, वो बसपा से चुनाव जीत चुके हैं, कई बार गृह मंत्री रहे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के बगावत कर गए पार्टी से और वहाँ बसपा चुनाव लड़ रहे हैं। रक्षा सिरोनिया का भी के पति का भी ऑडियो क्लिप्स जो है वो जारी हुई थी, तो कहीं ना कहीं भाडेर में फूल सिंह बरैया का आगे होना चौंकाने वाला है। पारुल साहू जो विदेश में पढ़कर आई हैं, बहुत ही पढ़ी लिखी उम्मीदवार मानी जाती थी, विधायक भी रह चुकी है भारतीय जनता पार्टी से, उनके पिता भी विधायक रहे हैं, उनके पिता जो है कांग्रेस से विधायक रहे, संतोष साहू, वो बड़े शराब व्यापारी हैं सागर जिले के, वे ठेकेदार भी हैं बड़े, वो चुनाव वहाँ पर हार रही हैं, पीछे चल रही हैं। गोविंद सिंह राजपूत आगे से कुछ जो, अगर हम बात करें अरविंद जी, तो सिंधिया के जो प्रभावशाली मंत्री हैं, चाहे वो गोविंद सिंह राजपूत हों, तुलसीराम सिलावट हों, प्रद्युम्न सिंह तोमर हों, महेंद्र सिंह सिसोदिया हों और इमरती देवी हों, ये 5 आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सिंधिया के लिए ये संतोषजनक है कि उनके जो तुरुप के पत्ते हैं वो पिट नहीं रहे हैं अभी। बिल्कुल सही। दूसरा प्रतीक जी, मेरा ऐसा कहना था कि हम रवि दांगी से सांवेर को लेकर जरूर बात करें, क्योंकि रवि दांगी विधानसभा चुनाव में भले ही ब्यावरा में सक्रिय रहे, लेकिन सांवेर में आखिर इतना अंतर क्यों बढ़ता जा रहा है ये जानना जरूरी है। सांवेर पर सबकी निगाहें थी, सांवेर के चुनावी मुकाबले को बड़ा कड़ा माना जा रहा था। हमारे साथ नए गेस्ट जुड़े, उसके पहले मैं रवि दांगी से इस बात का जवाब जरूर जानना चाहूंगा कि आखिर क्या कारण है कि सांवेर में पहले 2 राउंड की काउंटिंग के बाद, मतगणना के बाद तुलसी सिलावट एक सम्मानजनक बढ़त की ओर बढ़ रहा है, क्या कारण मानते हैं आप? अरविंद जी, ऐसा है कि तुलसीराम सिलावट जी आगे बढ़ रहे हैं, तो ये काउंटिंग जो राउंड की चल रही है उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं उनके बूथ, उनके पक्ष के जो वोट, उनको अच्छे वोट मिले हैं वो खुले हैं, इससे क्लियर दिख रहा है। लेकिन हम ये कदापि नहीं कह सकते कि सांवेर विधानसभा को लेकर
तुलसीराम सिलावट जी जीती गए और प्रेमचंद गुड्डू जी हारी नहीं, गए। हम तो कह रहे हैं कि एक क्या 5,000 वोटों से ज्यादा की बढ़त जब हो जाती है ना, 5,000 वोटों से ज्यादा की बढ़त हो जाती है तो उसके बाद 2018 में भी हमने देखा, राव विधानसभा का अपन ने देखा निरंतर, जिसमें मधु वर्मा जी निरंतर आगे चल रहे थे और आगे बढ़ रहे थे, जीतू पटवारी जी निरंतर पीछे थे। लेकिन आप देखें कि 2 बजे बाद 3 बजे बाद जो आखिरी के राउंड थे उनमें जीतू पटवारी जी एकदम आगे बढ़ते हैं और जीतू पटवारी जी विधानसभा चुनाव जीतू पटवारी का आपने जिक्र किया तो सांवेर में भी इस चुनाव में जीतू पटवारी कहने वाला था, भूमिका में थे। पटवारी जी जहां लगते हैं वहां कहीं ना कहीं वो निश्चय ही ऐसा रिजल्ट देते हैं जो चौंकाने वाला होता है, और वो जहां पर मेहनत करते हैं और जो पूरी तरीके से जमीन पे कार्यकर्ताओं को तैयार करते हैं वो निश्चय ही वो जीत हासिल तो करते जीतू हैं। पटवारी तो मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा क्षेत्रों में लगे हुए थे, लेकिन लगे हुए थे। कमलनाथ के बाद दूसरे नंबर के नेता वही है। अब जो कांग्रेस की स्थिति बनी है उसमें अरविंद जी, अब सिंधिया जी तो चले गए, सिंधिया जी के जाने से जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, जो स्थान खाली हुआ है, उसे ऐसा लगता है कि कांग्रेसी कार्यकर्ता है, हमारा कर्मठ कार्यकर्ता जीतू पटवारी उस खाली सीट को भरेंगे। और जीतू पटवारी जी ने सांवेर को लेकर बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। आपने मतलब सांवेर का नतीजा आपका मानना है कि अभी मतगणना के 3-4 चरण के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेगी कांग्रेस के पक्ष में आता दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा ये, क्योंकि कारण ये है कि अभी तो मैंने कहा ना कि मतलब जीतू पटवारी जी के और भी विधानसभा चुनाव में आप देख लीजिए सब चीजों के साथ लगते हैं तो कहीं ना कहीं आखिरी में चौंकाने वाले रिजल्ट आते हैं, और ये अभी हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, ये जरूर है कि अगर अभी तुलसीराम सिलावट जी बढ़ रहे हैं तो उनके बूथ उनके पक्ष के उनके लोग जहां उनको वोट मिले वो खुले हैं। अभी आप निरंतर देखते जाएंगे, हम भी देखते जाएंगे, सांवेर विधानसभा पे तो सबसे एकमात्र ऐसी विधानसभा हमको पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है जिसको पूरा मध्य प्रदेश का एक एक जन देख रहा है, एक एक वोट की काउंटिंग को देख रहा है। तो हमने देखिए झारखंड में से बड़ा एक चौंकाने वाला परिणाम आ रहा है। झारखंड में सोरेन की सरकार है, कांग्रेस और सब मिलकर सरकार चला रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। वहाँ जो 2 उपचुनाव हो रहे हैं, दोनों उपचुनाव पर बीजेपी आगे चल रही है। कर्नाटक के दोनों उपचुनावों पर बीजेपी आगे चल रही है। हरियाणा के एक उपचुनाव में बीजेपी आगे चल रही है। तो उपचुनावों में जहां बीजेपी सरकार में नहीं है वहां भी बीजेपी को जिस तरह से बढ़त मिल रही है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक नए संकेत दे रही है कि जिस तरह का देश में माहौल रहा, खासकर ये आप इसको ध्यान में रखना पड़ेगा अरविंद जी कि ये कोविड के बाद का चुनाव है या कोविड के चलते हुए चुनाव है। तो कोविड में जिस तरह की भी आप कहें चाहे लापरवाही हुई हो या बहुत अच्छा मैनेजमेंट हुआ हो, आरोप प्रत्यारोप कोविड में लेकर बहुत लगे हैं मोदी सरकार पर, केंद्र सरकार पर। उस चुनाव के बाद, कोविड के बाद या कोविड के दरमियान ये पहला चुनाव एक एसिड टेस्ट है अमित शाह के लिए, नरेंद्र मोदी के। देखिए, उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति जो थी वो बहुत स्पष्ट और बहुत आक्रामक थी, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। आप मध्य प्रदेश, झारखंड का जैसे आपने बताया कि झारखंड में हेमंत सोरेन, कांग्रेस, इस सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बना के चल रही है। कर्नाटक का आपने बताया, बहुत आक्रामकता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चुनाव लड़ा, और उन्होंने जो है, जैसे मध्य प्रदेश की हम बात करें तो जो मुद्दे कांग्रेस को जिस वजनदार तरीके से रखना था, मुझे लगता है कि उतने असरकारी तरीके, कर्ज माफी का मुद्दा ले, हम कर्ज माफी कांग्रेस के पक्ष में एक बड़ा मुद्दा बन सकता था, लेकिन मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग पे था, मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस उस मुद्दे को असरदार तरीके से जनता के सामने नहीं ले जा पाई। और दूसरा, जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने उठाए उसको काउंटर करने में भी कहीं ना कहीं कमजोरी, उसी का नतीजा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो आपने बताया, झारखंड का उदाहरण जो बताया, उसको मैं मध्य प्रदेश पे लाया इसी कारण की एक बहुत आक्रामकता से चुनाव लड़ा, उनका संगठन का नेटवर्क बहुत मजबूत है। मध्य प्रदेश में भी जो स्थितियां अभी हमको सामने दिख रही है इस समय तक, तो हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपने नेटवर्क का भी पूरा फायदा मिला, उनका जो संगठन का जो नेटवर्क है उसका भी। 28 सीटों के रुझान हमारे सामने है, और 28 सीटों के रुझान में बीजेपी 19 सीट, कांग्रेस 7 सीट और बसपा 2 सीट। मुझे लगता है ये मेरी टिप्पणी या मेरी भविष्यवाणी जो है वो बहुत जल्दबाजी होगी, मैं खुद भी मानता हूँ। मुझे लगता है कि हो सकता है कि जब हम मतगणना समाप्ति की बात करें फाइनल में, तो यही टेली रहे 19-7-2, क्योंकि अब ये ट्रेंड लगभग धीरे धीरे आप देखेंगे अरविंद जी, पुराना अनुभव से मैं कह रहा हूँ कि लगभग सेट हो जाएगा, और इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कुछ हमको दिखाई देना पड़ेगा। हम एक नए मेहमान के साथ आपके पास तुरंत हाजिर होंगे। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेने जा रहे हैं, ब्रेक के तुरंत बाद हम नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती मौजूद हैं, हाटपिपलिया सीट के वो प्रभारी थे। वहाँ अभी फिलहाल स्थितियाँ अच्छी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए, हम उनसे बात करेंगे, और उसके बाद हम आपके पास नए आंकड़ों के साथ, नए अपडेट्स के साथ तुरंत हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा डिजियाना न्यूज़।